हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जीडीपी। क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग जीडीपी पढ़ रहे थे। जीडीपी में हमने क्या पढ़ा था? जीडीपी क्या है? एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। और हमने यह भी देखा था कि इसमें केवल घरेलू सीमा के अंतर्गत शामिल उत्पादित वस्तु और सेवाओं को शामिल करते हैं। दूसरा बिंदु हम लोग पढ़े थे कि जीडीपी में केवल अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़ा जाता है। इसी क्रम में पहला बिंदु हम लोग क्या पढ़े थे? पहला बिंदु पढ़े थे कि घरेलू सीमा क्या? घरेलू सीमा के अंतर्गत जो उत्पादन हुआ है उसको शामिल करते हैं। दूसरा में क्या देखते हैं कि अंतिम वस्तु और सेवाओं, किसका? अंतिम वस्तु और सेवाओं, अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि दोहरी गणना से बचा जाता है। क्योंकि दोहरी गणना से बचा जा सके या दोहरी गणना न हो। इसी क्रम में तीसरा क्या था? जीडीपी को एक समान अवधि से जोड़ा जाना चाहिए। यानी जीडीपी को एक सामान्य अवधि से जोड़ा जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जीडीपी की जब हम गणना करते हैं तो उसका फिक्स टाइम रहता है। एक फिक्स टाइम रहता है जो सामान्यतः एक साल होता है। जो सामान्यतः एक वर्ष होता है। देखते हैं हमारे देश में क्या होता है। एक साल में जीडीपी की गणना होती है, अगले साल बढ़ेगा, एस्टिमेट लगाया जाता है कि अगले साल बढ़ेगा कि नहीं, इस साल बढ़ेगा कि घटा। यानी जीडीपी की जो गणना होती है यह सामान्यतः एक साल पर गणना की जाती है। तो ये तो हो गया हमारा जीडीपी। क्या हुआ? यह हमारा जीडीपी का। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा, देखिए दूसरा पॉइंट आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? जीएनपी। अब जीएनपी कैसे निकालते हैं? तो जीएनपी बराबर होता है, क्या देखिए, जीएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्नड एब्रोड। ये क्या होता है? जीडीपी में विदेशों में अर्जित निवल साधन है। विदेशों में अर्जित निवल साधन आय। अगर विदेशों में अर्जित साधन आय को, नेट साधन आय को जोड़ देते हैं तो क्या होता है? हमारा जीएनपी निकल जाता
है। तो अब साधन आय ये क्या है? ये जो हम टर्म देख रहे हैं विदेशों में अर्जित निवल साधन आय, ये क्या है? तो इसको हम देखते हैं भारतीय साधनों द्वारा। इसको हम कह सकते हैं, इसका मतलब होता है भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, इसको ए से डिनोट करते हैं, में से घटा देंगे, में से माइनस कर देंगे क्या? विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित है, भारत में अर्जित आय, इसको मानेंगे डी। यानी जो भारतीय लोग विदेशों में आय अर्जित किए, उसमें से विदेशी लोग जो भारत में आय अर्जित किए उसको घटा देंगे तो क्या कहलाएगा? तो हमारा नेट फैक्टर इनकम एब्रोड निकल जाएगा। इसे आसान भाषा में इस प्रकार, क्या होगा? इस प्रकार GNP इक्वल्स टू GDP प्लस A माइनस B। ये क्या हो गया? ये हमारा GNP हो गया। क्या हो गया? ये हमारा GNP हो गया। अब इसे एक डायग्राम को जरा समझते हैं, जो हम डायग्राम कल GDP समझ में भी किए थे। डायग्राम कुछ ऐसा है कि ये क्या है? यह एक भौगोलिक सीमा है। क्या है? भौगोलिक सीमा है। और ये है ए। भौगोलिक क्षेत्र कोई देश है, इसके अंदर एक ये एंटिटी है जो है बी। तो बी कौन है? विदेशियों का उत्पादन है। बी विदेशियों का उत्पादन है। तो क्या करूँगा? ये जो है ये को इसमें जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे? ए को जोड़ देंगे। ए को क्या करेंगे? भौगोलिक क्षेत्र के साथ जोड़ देंगे और जो विदेशियों का उत्पाद है इसको बाहर निकाल देंगे, इसको इसमें से घटा देंगे। तभी ना हो रहा है ए माइनस बी। ए को जोड़ रहे हैं और बी को इसमें से क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। और तो यही क्या कर रहा है? यही हमारा GNP कहलाएगा। क्या कहलाएगा? GNP कहलाएगा। आशा करता हूँ क्या हो ये बातें जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। यानी जो हम भारतीय कंपनी जो बाहर काम कर रही है उसको जोड़ देंगे तो वो राष्ट्रीय हो जाएगा, और विदेशी कंपनी जो भारत में काम कर रही है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट हम लोग का है NNP। तीसरा कौन है? NNP। क्या है NNP? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय
निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ देखिए, यहाँ शब्द ध्यान देने वाला है, यहाँ क्या है? नीड शब्द है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, NNP इक्वल टू GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। क्या? डिप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास। क्या? मूल्यह्रास या अपकर्ष। और ये मूल्यह्रास क्या है? मूल्यह्रास क्या है? मूल्यह्रास को हम देख सकते हैं, मशीनों की घिसावट या अनुमानित मूल्य। मशीनों की घिसावट का अनुमानित मूल्य। मशीनों की घिसावट का अनुमानित मूल्य क्या है? ये क्या है? यानी डिप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास। यानी कोई भी फैक्ट्री उत्पादन करती है तो क्या होता है? टूट फूट होता है। क्या होता है? टूट फूट होता है। टूट फूट होता है तो बेकार हो गया, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। जो मशीनें काम कर रही हैं उस मशीनों में भी खराबी आती है तो क्या हो गया? वह तो उत्पादन नहीं जाएगा, तो क्या होगा? ह्रास होगा। उसमें क्या होगा? ह्रास होगा। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मूल्यह्रास। GNP में से डिप्रिसिएशन करेंगे तो क्या निकलेगा? हमारा NNP निकल जाएगा। ये हो गया NNP एट मार्केट प्राइस। क्या हो गया? NNP एट मार्केट प्राइस। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, चौथा कॉन्सेप्ट है NNP। फिर है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। इसे कहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होगा? साधन लागत पर। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत। साधन लागत क्या है? यानी किसी वस्तु को बनाने में क्या क्या लागत आ रही है। तो इसका फॉर्मूला सीधा साधा होता है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब ये क्या है? इनडायरेक्ट क्या है? कोई भी चीज, कोई भी कंपनी कोई वस्तु बनाती है उस पर क्या लगता है? टैक्स लगाती है। और सरकार उस वस्तु को कम करने के लिए उसको सब्सिडी देती है कि जो लोग हैं उसको क्या हो, लोगों को वस्तु में सस्ता मुहैया हो। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए लेट एग्जाम्पल से देखिए, एक मार्कर बनाने वाली कंपनी है। क्या? मार्कर पर साधन लागत। एक मार्कर बनाने वाली कंपनी है, तो मार्कर बनाने में क्या क्या साधन लागत आएगा उसको देखिए। पहला नंबर लेबर, यानी उस पर श्रम लगेगा, तो उसके लिए क्या दिया जाएगा?
उसको क्या दी जाएगी, उसको मजदूरी दी जाएगी। मान लीजिए एक मार्कर पर उसे 2 रुपया मजदूरी दिया जा रहा है। दूसरा कैपिटल, पूंजी लग रहा है। क्या लग रहा है, पूंजी लग रहा है। मानिए पूंजी के बदले क्या, इंटरेस्ट, यानी ब्याज दिया जा रहा है। एक मार्कर पर मानिए उस पर 1 रुपया ब्याज लग रहा है। तीसरा बिल्डिंग, यानी भवन, ये सब क्या उत्पादन के साधन है। भवन के लिए रेंट लगता होगा, भाड़ा, मानिए वो दिया जा रहा है 1 रुपया। चौथा रॉ मटेरियल, कच्चा माल, क्या कच्चा माल, उसकी लागत मान लीजिए एक मार्कर पर लागत आ रही है 3 रुपया। वैसे रिस्क लेता है ना, जैसे कंपनी में था वो उसका जोखिम है, तो जो जोखिम लगा उसको क्या चाहिए, जो जोखिम लगा उसको चाहिए प्रॉफिट, क्या चाहिए, लाभ चाहिए। उसे क्या चाहिए, लाभ चाहिए। और लाभ के बने हुआ एक पर लेता है 3 रुपया का लाभ कमाता है। तो इस सबको जोड़ते हैं, इस सबको जोड़िए, इस सबको जोड़िए। तो कुल साधन लागत, कुल साधन लागत कितना आया, 10 रुपया आया। 2 1 3 3 4 और 6, 10 रुपया कुल साधन लागत है। तो 2 सिचुएशन बनता है क्या, अब इस पर जो बना उस पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी एट द रेट मानिए 10% लगा 10%, 10 रुपया का 10% कितना होगा, 1 रुपया इसमें जुड़ जाएगा। तो मार्केट प्राइस इसका क्या हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस इसका क्या हो जाएगा, 10 1 11 रुपये, क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो गया 11 रुपया। अगर इसी साधन लागत पर 10 रुपये, साधन लागत है 10 रुपये कितना है, 10 रुपया साधन लागत है। और इस पर सरकार दे देगी क्या, सरकार दे देगी मानिए सब्सिडी, क्या देगी, सब्सिडी एट द रेट 10% देगी। तो उसका क्या हो जाएगा, वो भी 1 रुपया हो जाएगा। तो सरकार अगर इस पर 1 रुपया सब्सिडी देगी तो क्या होगा, इससे जो जनता है उस पर बोझ कम होगा। तो मानिए मार्केट प्राइस में क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस में 1 रुपया घट जाएगा, यानी 9 रुपये में बिकने लगेगा। लेकिन मार्केट प्राइस इनडायरेक्ट टैक्स घट जाएगा। तब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, मार्केट प्राइस जब जीएसटी टैक्स लग रहा है तो मार्केट प्राइस बढ़ जा रहा है, और जब सब्सिडी लग रहा है तो मार्केट प्राइस घट जा रहा है। तो यहाँ देखिए हमने एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या पढ़ा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या पढ़ा कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। क्यों, क्योंकि हम निकाल रहे हैं क्या, फैक्टर कॉस्ट पर निकाल रहे हैं, यानी साधन लागत पर जीडीपी निकाल रहे हैं। तो साधन लागत हमारा क्या है, साधन लागत हमारा 10 रुपया ही है। मानिए अब इसी फॉर्मूला को रखेंगे तो क्या रखेंगे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस है 10 रुपया, और इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगा, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी लगा, उसको 1 रुपया घटा देंगे, और
टैक्स लग रहा है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ गया, एक से एक कट गया, फिर मिला के हमारा क्या, यानी नेट प्रोडक्ट आ रहा है, हमारा नेट वैल्यू आ रहा है, जितना साधन लागत है उतना ही क्या आ रहा है, इस फॉर्मूला के द्वारा आ रहा है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का क्या होगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर होगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। इसी क्रम में हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, क्या है अगला कॉन्सेप्ट है पीसीआई। क्या है पीसीआई, मतलब पर कैपिटा इनकम। क्या है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। क्या है टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं नेशनल इनकम यानी एनआई, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन हमारा क्या निकलता है, यानी जितना नेशनल राष्ट्रीय आय है उसमें देश की संपूर्ण जनसंख्या से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। ये तो हो गया पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है रियल जीडीपी, जीएनपी इसी नहीं वास्तविक जीडीपी होता है, वास्तविक जीडीपी, जीएनपी इत्यादि। देखते हैं क्या है। तो वास्तविक जीडीपी क्या होता है, देखिए तो अगर यदि जीडीपी और जीएनपी आदि को स्थिर मूल्य पर निकाला जाता है, कितने पर, स्थिर मूल्य पर निकाला जाता है तो उनके आगे वास्तविक शब्दों को कहते हैं। जब स्थिर मूल्य पर निकाला जाता है तो उसे वास्तविक जीडीपी कहते हैं, और जब करेंट प्राइस पर निकाला जाता है तो क्या कहते हैं, उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो वास्तविक स्थिर मूल्य का मतलब क्या होता है, स्थिर मूल्य का मतलब होता है आधार वर्ष लिया जाता है। क्या लिया जाता है, आधार वर्ष का प्रयोग, बेस ईयर का प्रयोग करके क्या निकाला जाता है, जीडीपी निकाला जाता है। जो आधार वर्ष है वह दिखाती है कि असल में कितना जीडीपी में ग्रोथ हुआ है। तो समझ चलिए लिखते हैं, लिखते समझते हैं इसको क्या, यदि जीडीपी जीएनपी आदि को स्थिर मूल्य पर निकाला जाता है, स्थिर मूल्य पर निकाला जाता है तो उनके आगे वास्तविक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वास्तविक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी जब स्थिर मूल्य निकाला जाए तो क्या कहा जाएगा, वास्तविक जीडीपी या जीएनपी कहा जाएगा। आगे देखिए, आधार वर्ष की अवधारणा का प्रयोग मूल्यों को
मूल्य को स्थिर करने के लिए स्थिर करने के लिए किया जाता है। आगे है आधार वर्ष की अवधारणा। आधार वर्ष की अवधारणा उत्पादन की स्थिति की वास्तविकता को दिखाती है। आधार वर्ष को दिखाती है, नहीं आधार वर्ष से बताती है कि असल में कितना उत्पादन हुआ है। एक इम्पोर्टेंट वर्तमान में भारत में 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। अब समझते हैं आधार वर्ष का प्रभाव क्या पड़ता है। आधार वर्ष का प्रभाव क्या पड़ता है, तो देखिए, मान लीजिए ये एग्जाम्पल ये है वर्ष 2023-2024, एक दूसरा फाइनेंशियल ईयर है 2024 और 25, ठीक है। यहाँ 2 फाइनेंशियल ईयर है। किसी चीज का मानिए प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए क्वांटिटी यानी मात्रा है, कितनी मात्रा है, उसकी प्राइस क्या है, और इसी से क्या बनता है, जीडीपी बनता है। क्या बनता है, जीडीपी बनता है, यानी कितना उत्पादन हो रहा है वह जो प्रोडक्शन हो रहा है वह जीडीपी बनता है। तो मानिए फाइनेंशियल 2023-24 में मानिए कोई पेन बनाने वाली फैक्ट्री है जो 10 पेन बनाती है और जिसका उस साल दाम रहता है कितना, दाम उसका 10 रुपया। तो प्रोडक्शन के आधार पर जीडीपी कितना हो गया, 10 × 10 100 उस साल का जीडीपी हो गया। और हमारे 20 ईयर है आधार वर्ष, मान लीजिए आधार वर्ष है 2011-12 में। उस समय उस कलम का प्राइस क्या था, उस कलम का प्राइस था 5 रुपया, ठीक है। कितना था, 5 रुपये। 2023-24 में क्या था, क्वांटिटी 10 था और प्राइस 10 रुपये था और जीडीपी हुआ 100 रुपया। 2024-25 फाइनेंशियल में क्वांटिटी कितना है, 10 ही है, लेकिन प्राइस जो है पेन का प्राइस क्या हो गया, 20 रुपया हो गया, यानी पर पेन 20 रुपये मिल रहा है। तो जीडीपी कितना हो गया, प्रोडक्शन 200 रुपया हो गया। तो ये तो हो गया करेंट मूल्य, ये तो हो गया क्या, ये हो गया करेंट प्राइस, यानी जो अभी दाम क्या है। लेकिन यही क्वांटिटी अगर 10 रहे, अगर हम इसे 20 ईयर पर निकालते हैं, आधार वर्ष 11-12 में देखते हैं, मानिए क्वांटिटी 10 ही रहेगा,
आधार वर्ष का प्राइस क्या है 5 रुपया, तो 5 नहीं आएगा 50 रुपया होगा। फिर यहाँ इस फाइनेंशियल 2024-25 में देखते हैं 10 क्वांटिटी है, आधार वर्ष में 5 है, तो यहाँ में क्या होगा, यहाँ में 5 नहीं आएगा 50। क्या देखिए ये क्या है, जो लाल वाले लिखे हैं ये बेस ईयर पर है, GDP एट द रेट बेस ईयर, तो क्या होगा कोई डिफरेंस नहीं है, कोई न बढ़ा है ना घटा है। लेकिन यहाँ देखिए ये वाला देखिए चालू कीमत पर यानी करेंट प्राइस पर देख रहे हैं, तो करेंट प्राइस पर जो GDP है वह बढ़ा हुआ देख रहे हैं। ये क्या है, ये GDP में ग्रोथ नहीं है, ये इन्फ्लेशन है। क्या दिखा रहा है, इन्फ्लेशन, यानी जो समय के साथ ये महंगाई 10 रुपये से 20 रुपये हो गया है वह महंगाई है। लेकिन आधार वर्ष अगर 5 रहे, आधार वर्ष को लेकर, आधार वर्ष में जो दाम था उसको लेकर मानते हैं, तो GDP में कोई ग्रोथ दिखने को नहीं मिल रहा है। ये तो हुआ क्या, ये हुआ हमारा क्या रियल आधार वर्ष का कॉन्सेप्ट और रियल और नॉमिनल GDP। तो ये हुआ हमारा रियल, जब 20 ईयर मानते हैं तो हमारा ये क्या होता है रियल GDP कहलाता है। और ये क्या है, ये तो इन्फ्लेशन को दर्शा रहा है। आशा करता हूँ ये सब बातें आपको क्या होगी समझ में आ रही होगी, नहीं अगर तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगला टॉपिक है हमारा 7वां कॉन्सेप्ट है क्या नॉमिनल GDP। हम पढ़ लिए हैं क्या नॉमिनल GDP या GNP, पीछे हम लोग पढ़ लिए, बस इसको क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं। यदि GDP GNP आदि को चालू या प्रचलित मूल्यों पर निकाला जाता है, तो उनके आगे नॉमिनल शब्द का प्रयोग किया जाए, वही बात है। ये क्या है जो ये इसमें देखिए इस जो इन्फ्लेशन यहाँ लिखे हैं, तो ये हमारा कौन सा GDP, ये जो GDP है ये यही है क्या, यही है नॉमिनल GDP। लेकिन जब 20 ईयर को आधार बनाकर GDP निकाल के उसे वास्तविक GDP कहते हैं, उसे रियल GDP कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बातें समझ में आई होगी। इस क्लास में हमने क्या क्या देखा, इस क्लास में हमने देखा GNP क्या होता है, NNP क्या होता है, इम्पेयर फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, रियल GDP और GNP, वास्तविक GDP और GNP क्या होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए क्या लाभदायक हुई होगी। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप लोग के ज्ञान को इन्हेंस कर रहा है तो आप लोग इस चैनल क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो आने वाली और वीडियो हैं आप लोगों को सही समय पर प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।